अगवा किए गए नौसैनिक को अपराधियों ने फिरौती नहीं मिलने पर महाराष्ट्र के पालघर में जिंदा जला दिया। गंभीर रूप से जले नौसैनिक की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। पालघर पुलिस के मुताबिक झारखंड के रहने वाले सूरज कुमार दुबे नौसेना में लीडिंग सिंह मैन की पोस्ट पर थे और 30 जनवरी को छुट्टी खत्म होने के बाद चेन्नई वापस आए थे। पुलिस के मुताबिक एयरपोर्ट पर ही उन्हें अगवा कर लिया गया और फिर 3 दिनों तक उन्हें कैद में रखकर 10 लाख रुपयों की मांग की जाती रही। पुलिस के मुताबिक पैसे नहीं मिलने पर आरोपियों ने उन्हें जला दिया। गंभीर हालत में सूरज को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस सूरज को अगवा करके उनकी हत्या करने वाले आरोपियों को तलाश कर रही है। न्याय की गुहार मैं लगा रहा हूं हर जगह से किसी तरह मेरे बेटे को न्याय दिया जाए। वो देश की सेवा के लिए मर मिटा। क्या लगता है किस वजह से उनकी हत्या की? वो बयान दे के मरा है कि मुझे अपहरण करके 3 दिन चेन्नई में रखा है, पैसा मांग रहा था और इसके बाद यहाँ पर चेन्नई में से यहाँ पालघर में लाके जंगल में जला दिया गया उसको। उत्तराखंड के नैनीताल से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया, जहां एक मकान में भीषण आग लग गई। ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। जिसने पलक झपकते ही पूरे मकान को अपनी गिरफ्त में ले लिया। घर के अंदर से आग की डरा देने वाली लपटें बाहर की तरफ निकलने लगी। मकान के अंदर का एक भी कोना ऐसा नहीं बचा जहां आग न धधक रही हो। विनाशकारी लपटों से निकलने वाला धुआं पूरे इलाके में छा गया, जिसे देख वहां के लोग खौफ से भर गए। ये तार यहाँ से लगी, यहाँ तो जो ऊपर जो ये तार जा रहे हैं, तार शॉर्ट हुए हैं। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद फौरन आग बुझाने का काम शुरू कर दिया गया। आग इतनी फैल चुकी थी कि उसे बुझाने में दमकल कर्मियों के पसीने छूट गए। फायर टीम के साथ मौके पर पहुंचे तो देखा बहुत धटकी हुई थी आग, जिसे मौके पर टाइम पे काबू पा लिया गया। इस हादसे में घर में रहने वाली एक महिला का चेहरा झुलस गया, जिस पर एक पुलिस वाला मरहम लगाता दिखाई दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम का दौरा करेंगे। वहां प्रधानमंत्री मोदी कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। अपने दौरे से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ट्वीट कर असम को दी जाने वाली सौगातों के बारे में बताया। असम में प्रधानमंत्री मोदी सोनितपुर जिले के ढेकियाजुली में असोम माला कार्यक्रम को लॉन्च करेंगे, जो राज्य के सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेगा। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी बिश्वनाथ और झराइदो में मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल की नींव रखेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए असम में जोरदार तैयारियां चल रही हैं। प्रधानमंत्री ने कुछ तस्वीरें ट्वीट की हैं, जिनमें लोग दिए जलाते नजर आए और दियों की मदद से ही प्रधानमंत्री मोदी का नाम लिखा भी दिखाई दिया। इससे पहले 23 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम गए थे और शिवसागर में जयरंगा पाथर में उन्होंने भूमि पट्टा आवंटन की शुरुआत की थी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने परिवर्तन यात्रा की शुरुआत कर दी है। कल मालदा और नदिया जिले से शुरू हुई इस यात्रा को लेकर दावा किया जा रहा है कि ये बंगाल में बदलाव की एक ऐसी यात्रा है जिसका आगाज ही टीएमसी के राज का एक अंत होगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगुवाई में निकाली गई इस यात्रा में एक बार फिर बीजेपी की बंगाल विजय का दावा किया गया। बंगाल में बीजेपी का विजय रथ। पीएम की रैली से पहले जेपी नड्डा का तूफानी ट्रेलर। परिवर्तन यात्रा से टीएमसी पर अचूक प्रहार। रोड शो में परिवर्तन की बड़ी झलक। 200 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा। ये तस्वीरें बंगाल की सियासत में बड़े बदलाव की ओर इशारा करती हैं। ये तस्वीरें बंगाल में बीजेपी की लगातार बढ़ती उस धमक की ओर इशारा करती हैं
जिसकी नींव लोकसभा चुनावों में पीएम मोदी की अगुवाई में रखी जा चुकी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगुवाई में मालदा और नदिया जिले की सड़कों पर निकला ये काफिला सबूत है बीजेपी की उस बढ़ती ताकत का, जिसने सीएम ममता बनर्जी के माथे पर शिकन की लकीरों को और गहरा कर दिया है। परिवर्तन यात्रा के जरिए बीजेपी ने ममता बनर्जी के किले पर ऐसा प्रहार किया है कि टीएमसी की रातों की नींद हवा हो गई है। भीड़ जो है वो काफी तादाद में यहाँ पर लोग जो हैं वो इकट्ठा हुए हैं और ये जो लोग हैं वो एक झलक जेपी नड्डा का यहाँ पर एक झलक पाने के लिए जेपी नड्डा का यहाँ पाने के लिए वो यहाँ पर जेपी नड्डा का एक झलक पाने के लिए वो यहाँ पर खड़े हैं। जो लोग अपने घरों के ऊपर खड़े हैं, छतों पर खड़े हैं देखने के लिए। और ये जो इलाका है आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा यहाँ पर रैली हो रही है मालदा का इलाका, ये एक समय में कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, लेकिन इसमें अब सेंध लगाने की कोशिश कर रही है बीजेपी। यहाँ पर देख सकते हैं आप तस्वीरों में। 2019 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी के खिलाफ बीजेपी पहले ही अच्छा खासा माइलेज ले चुकी है और अब पार्टी का मकसद है कि बंगाल में पिछले लोकसभा चुनावों के दौरान जो धमक बीजेपी ने दिखाई उसका असर विधानसभा चुनावों में भी हो। यही वजह है कि पार्टी परिवर्तन यात्रा के जरिए ममता बनर्जी के खिलाफ एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार कर रही है जिससे निकलना हरगिज आसान नहीं होने वाला है। यही वजह है कि मालदा में जिस तरह का जन सैलाब उमड़ा उसने ममता सरकार को घेरने का मौका दे दिया। जिस बड़ी संख्या में आप सब लोग आए हैं और जो गर्मजोशी आपने दिखाई, आप लोग समझ और ये जो रोड शो नड्डा पे फोकस कर लीजिए कैमरा, नड्डा पे बताता है कि बंगाल की जनता ने तय कर लिया है ममता जी का जाना तय है। भारतीय जनता पार्टी ममता जी को टाटा, उनको नमस्ते। मैं आजकल देखता हूं, जहां जाता हूं मुझे पीसी और भाईपो दोनों की तस्वीरें मिलती हैं। पीसी और भाईपो दोनों की तस्वीरें, हर कोई हाथ जोड़ के खड़ा है, हर कोई हाथ जोड़ के खड़ा है, उनके पोस्टर मिलते हैं। ममता जी, बंगाल की जनता ने आपको नमस्ते करने का तय कर लिया है, ये बात आप समझ लीजिए। भाईपो को नमस्ते करने का तय कर लिया है। इस दौरान जेपी नड्डा ने केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जा रही किसान सम्मान निधि योजना का जिक्र किया और ममता सरकार पर सीधा आरोप लगा दिया कि अपने अभिमान की बदौलत ममता बनर्जी ने 70 लाख किसानों तक किसान सम्मान निधि की राशि नहीं पहुंचने दी। लेकिन जब किसानों ने खुद इस मामले पर पहल की तो ममता बनर्जी भी किसान सम्मान निधि देने के लिए तैयार हो गई। ममता जी ने अपनी जिद में, अपने ईगो के कारण, अपने अभिमान के कारण मोदी जी के इस कार्यक्रम को बंगाल की धरती पर लागू नहीं होने दिया और इसके कारण हमारे बंगाल के 70 लाख से ज्यादा किसान वंचित रहे। जब बंगाल के किसानों में लगभग 25 लाख लोगों ने केंद्र सरकार को खुद अर्जी भेज दी तो कहती हैं ममता जी की मैं भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लागू करूंगी। ममता जी, चुनाव आ गए हैं, अब पछतावत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बंगाल में परिवर्तन यात्रा का जो खाका तैयार किया गया है वो उस बदलाव का खाका है जिसका इंतजार बीजेपी शिद्दत के साथ कर रही है। ममता बनर्जी को उनके ही गढ़ में घेरने के लिए पार्टी कई ऐसे मोर्चों पर काम कर रही है जो विधानसभा चुनावों में टीएमसी के लिए बड़ा सरदर्द साबित हो सकते हैं। मसलन लोकसभा चुनावों की ही तरह विधानसभा चुनावों में भी पार्टी पीएम मोदी के चेहरे को आगे कर ममता बनर्जी के खिलाफ हमलावर हो रही है। केंद्र सरकार की उन योजनाओं को जनता के सामने रखा जा रहा है
जिन्हें विरोध की वजह से ममता बनर्जी ने बंगाल में लागू नहीं होने दिया। बीजेपी ममता सरकार की नाकामियों का हवाला देकर उनके खिलाफ वार का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। बीजेपी कार्यकर्ता हर बूथ पर अपनी पहुंच बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। खास बात ये कि बीजेपी बंगाल विजय के अभियान में युवा वर्ग को जोड़कर ममता बनर्जी के खिलाफ बड़ी चुनौती पेश कर रही है। इसके अलावा महिलाओं में पैठ बनाने के लिए भी बीजेपी हर स्तर पर कोशिशों को अंजाम देने में जुटी हुई है। पार्टी कार्यकर्ताओं पर लगातार हो रहे हमले के बावजूद बीजेपी ने बेहद आक्रामक प्रचार का रुख अपना रखा है। यही वजह है कि बीजेपी बंगाल में लगातार अपनी यात्राओं और रैलियों में उस जय श्री राम के नारे का भी जिक्र कर रही है, जिसे सुनकर आमतौर पर ममता बनर्जी भड़क उठती हैं। अब तो हम जब बोलते हैं तो सामने से नारे लगते हैं जय श्री राम। मैं अभी आया हेलीपैड से लेकर सारे रास्ते, मैं सिर्फ ऐसे हाथ हिलाता था, उधर से कहते थे जय श्री राम। और ममता जी को इतना गुस्सा क्यों आता? क्यों गुस्सा आता? अरे किसानों की सेवा की होती तो यह दिन देखने को नहीं मिलते। इससे पहले जेपी नड्डा ने कृषि विज्ञान केंद्र का दौरा करके बंगाल में खेती पर ज्यादा जोर देने की बात कही। नड्डा ने मालदा में किसानों के साथ खाना खाया और भरोसा दिलाया कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद किसानों की तरक्की के लिए कई योजनाएं लागू की जाएंगी। हमारा किसान, हमारा गरीब, हमारा मजदूर, जो आर्थिक दृष्टि से उसको सहयोग मिलना चाहिए था, बंगाल 29 स्थान में 24वें स्थान पर खड़ा है। यह परिस्थिति लाकर के ममता जी ने खड़ी की है। यहाँ इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं है, सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, यहाँ स्टोरेज अनाज को रखने की व्यवस्था नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत में 1 लाख करोड़ रुपए दिया है ताकि किसान अपने बारे में विकास के लिए खुद सोच सके और आगे बढ़े। उधर मालदा के ठीक कुछ मिनटों बाद जेपी नड्डा नदिया जिले भी पहुंच गए। वहां नवद्वीप धाम में प्राचीन मंदिर के दर्शन करने के बाद उनका काफिला परिवर्तन यात्रा के लिए निकल पड़ा। दावा किया जा रहा है कि प्रशासनिक मंजूरी न मिलने के बावजूद नदिया की सड़क पर जो जन सैलाब उमड़ा, उसने बीजेपी को उत्साह के 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। इस दौरान जेपी नड्डा ने दावा किया कि नदिया की सड़कों पर उमड़ा जन सैलाब ही उनके लिए किसी मंजूरी से कम नहीं है। आपकी जो ये परिवर्तन यात्रा है निकली है, पर परमिशन तो पुलिस की अब तक नहीं मिली, क्या कहेंगे? देखिए, प्रजातंत्र में जनता आगे चलती है, सारे रास्ते खुल जाते हैं और ये सामने आप जो देख रहे हैं जन सैलाब, ये अपने आप में परमिशन है, ये बंगाल के लोगों का परमिशन है और ये बंगाल के लोग तय करेंगे आगे कैसे रचना है। साफ संदेश है, ममता जी जा रही हैं, भारतीय जनता पार्टी आ रही है, कमल खिल रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में लोग बंगाल में सरकार यहाँ लाएंगे और यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। किसानों के साथ भोज किया आपने, इसके पहले भी देखा गया है, बार बार ये बात उठती है कि किसान आंदोलन पर हैं, पर फिर भी आप किसानों के साथ हैं, ये संदेश देने के लिए किसानों के साथ भोजन करते हैं। देखिए, किसानों के प्रति हम सहानुभूति रखते हैं, उनके साथ वार्ता होकर के सारी चीज़ें ठीक होगी। यहाँ किसानों को जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसान सम्मान निधि दी है, उससे 70 लाख किसानों को वंचित रखा गया है। उनका किसान सुरक्षा अभियान हमने चलाया है और स्वभोज करके किसानों के प्रति हमने अपना कमिटमेंट को शो किया। दरअसल बीजेपी के लगातार होते आक्रामक प्रचार ने ममता बनर्जी को परेशान कर रखा है। यही वजह है कि वो भी एक के बाद एक बीजेपी के खिलाफ सियासी दांव चल रही हैं। शुक्रवार को बंगाल का अंतरिम बजट पेश करते हुए कोलकाता पुलिस में नेताजी बटालियन के गठन का ऐलान किया गया। इतना ही नहीं, राज्य प्लानिंग कमीशन को बदलकर नेताजी राज्य योजना आयोग बनाया जाएगा। राजा रहाट में नेताजी की याद में स्मारक बनेगा। इसके साथ ही हर जिले में आजाद हिंद स्मारक बनाने का ऐलान किया गया। आजाद हिंद स्मारकों के लिए 100 करोड़ का बजट आवंटित किया गया।
जबकि ममता बनर्जी पहले ही नेताजी के नाम पर एक यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा कर चुकी हैं। ममता बनर्जी के इस सियासी दांव पर जेपी नड्डा ने जोरदार हमला बोला है। न्यूज 18 से सुपर एक्सक्लूसिव बातचीत में जेपी नड्डा ने साफ किया कि ममता बनर्जी अब चाहे कोई ऐलान कर ले, जनता अपना मन बना चुकी है। ममता जी ने कल एक बजट पेश किया जिसमें मदरसों को 50 करोड़, 100 स्कूल SC/STs के लिए नेताजी के नाम पर नई बटालियन। वो टोलाबाजी और तुष्टीकरण करती हैं। ये उनका कांग्रेस का TMC का ये मैनिफेस्टो था, ये कोई वोट ऑन अकाउंट्स नहीं था और इनको मौका मिलेगा नहीं। ये हसीन सपने बना सकती हैं, निकलना कुछ नहीं है। बार बार आरोप लगाती हैं, कहती हैं कि बाहरी हैं बीजेपी के नेता। हम हमेशा बंगाल के कल्चर के लिए लड़ते रहे हैं, उसकी इज्जत करते रहे हैं, उसको सम्मान दिया है। अखिल भारतीय स्तर पर भी बंगाल के कल्चर को सही रूप में स्थापित करने का काम बीजेपी के लोगों ने किया है। दरअसल बीजेपी की ये परिवर्तन यात्रा पीएम मोदी की उस यात्रा के पहले का ट्रेलर है, जिसका आगाज हल्दिया में होने जा रहा है, क्योंकि हल्दिया में होने वाली रैली के दौरान पीएम मोदी पश्चिम बंगाल को कई सौगातें देने वाले हैं। दावा किया जा रहा है कि इस दौरान पश्चिम बंगाल को 5000 करोड़ की योजनाएं समर्पित की जाएंगी। यही वजह है कि ममता बनर्जी समेत पूरी टीएमसी की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि एक तो पार्टी के वफादार नेताओं की फौज बीजेपी में शामिल होती जा रही है, तो दूसरी ओर टीएमसी की पोल खोल रहे उसके अपने ही नेता बीजेपी को नई ताकत दे रहे हैं। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार की तरफ से बंगाल को मिलने वाला तोहफा भी ममता बनर्जी के गले की फांस बन सकता है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए कई दुकानों के अवैध निर्माण को ढहा दिया। इस पूरी कार्रवाई को हाई कोर्ट के आदेश के बाद अंजाम दिया गया, जिसमें प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सड़क किनारे बनी दुकानों के अवैध निर्माण को गिरा दिया। इस काम में खुदाई करने वाली 4 मशीनें लगाई गईं, जिन्होंने दुकानों के अवैध हिस्से को तेजी से तोड़ना शुरू कर दिया। प्रशासन की ओर से ये कार्रवाई 12 से ज्यादा दुकानों पर की गई। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ये अवैध नक्शे के विपरीत जो अवैध निर्माण था, इसको गिराए जाने का आदेश था। उस कार्रवाई के दौरान वहां लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। हालांकि प्रशासन के अधिकारी भी पूरी तैयारी के साथ वहां पहुंचे थे। मौके पर पुलिस का पूरा अमला उनके साथ मौजूद था, ताकि बवाल होने पर वक्त रहते हालात को संभाला जा सके। बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है कि वो असम दौरे पर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है, असम जा रहा हूं, पश्चिम बंगाल जा रहा हूं, और बाकायदा ट्वीट करके देशवासियों को ये जानकारी दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल से ये कहा है कि असम जा रहा हूं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे हैं कि पश्चिम बंगाल जा रहा हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में 26 जनवरी को हुई हिंसा मामले में पुलिस को 24 उपद्रवियों की तलाश है, जिनकी तस्वीरें दिल्ली पुलिस ने जारी की हैं। इन सभी की पुलिस को तलाश है। पुलिस के मुताबिक इन उपद्रवियों ने बुरारी रूट के आसपास बवाल किया था, जिसके बाद से पुलिस को इन सभी उपद्रवियों की तलाश है। गृहमंत्री अमित शाह आज शिवसेना के गढ़ कोंकण का दौरा करेंगे। वहां अमित शाह महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में बीजेपी के राज्यसभा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे के मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन भी करेंगे। दोपहर करीब 1:30 बजे अमित शाह सिंधुदुर्ग पहुंचेंगे, जहां पर बीजेपी के सभी प्रदेश पदाधिकारी और पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल भी मौजूद रहेंगे। करीब 2:30 बजे नारायण राणे के मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन होगा, जिसके बाद गृहमंत्री अमित शाह वापस दिल्ली लौट आएंगे। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया, जहां एक लड़के की बड़े ही बेरहमी से पिटाई की गई। पिटाई का आरोप 2 पुलिस वालों पर लगा, जिन्हें वीडियो वायरल होने के बाद तुरंत सस्पेंड कर दिया गया और मामले की जांच शुरू कर दी गई। वायरल वीडियो में एक पुलिस वाला लड़के को पट्टे से पीटता दिखा, जबकि दूसरा पुलिसकर्मी इस काम में उसका पूरा साथ देता नजर आया। पिटाई के दर्द से लड़का चीखता रहा, तड़पता रहा, फिर भी दोनों का दिल नहीं पसीजा।
आरोप है कि लड़के की पिटाई थाने में की गई। तत्काल कार्रवाई करते हुए उन दोनों पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है और उसकी विस्तृत जांच की जा रही है। बताया गया कि बहन से विवाद के बाद उसे थाने लाया गया था। दक्षिण अमेरिकी देश चिली से कुछ हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां पुलिस की फायरिंग में एक कलाकार की मौत के बाद हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए। प्रदर्शन में शामिल कुछ लोगों ने वहां जमकर उत्पात मचाया और वहां की कई सरकारी इमारतों को आग के हवाले कर दिया। जिन इमारतों में आग लगाई गई उनमें भयंकर लपटें उठती हुई दिखाई दी। इस घटना के बाद वहां अफरा तफरी मच गई और वहां की कई सरकारी इमारतों को आग के हवाले कर दिया। जिन इमारतों में आग लगाई गई उनमें से भयंकर लपटें उठती हुई दिखाई दी। इस घटना के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। मौके पर तुरंत दमकल की कई गाड़ियां पहुंच गईं, जिसके बाद आग बुझाने का काम शुरू कर दिया गया। इस दौरान भी कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की एक गाड़ी को निशाना बनाया। De carácter policial termine con la muerte de una persona। इससे पहले दिन में भी फायरिंग की घटना से गुस्साए लोगों ने वहां की सड़कों पर काफी हंगामा किया। भीड़ को खदेड़ने के लिए पुलिस ने भी सख्ती दिखाई और उन पर आंसू गैस के गोले दागे। इस बवाल को शांत करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। प्रधानमंत्री मोदी आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर जा रहे हैं। अपने दौरे में प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल को 5,000 करोड़ रुपए की 3 परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। 15 दिनों में प्रधानमंत्री मोदी की ये दूसरी बंगाल यात्रा है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर कोलकाता गए थे। बंगाल में बीजेपी की हुंकार। चुनावी रण के लिए बीजेपी तैयार। बंगाल में परिवर्तन की लहर। अपने घर में घेरी ममता। ये धमक, ये रैली और लोगों का ये हुजूम इस ओर इशारा कर रहा है कि इस बार पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला है। हालांकि पश्चिम बंगाल में चुनाव होने में 2.5 महीने का वक्त है, लेकिन उससे पहले ही बीजेपी ने बंगाल की सियासी लड़ाई के लिए अपनी जमीन तैयार कर ली है। 10 साल पहले माँ, माटी, मानुष, इसकी सौगंध लेकर के ममता जी ने सरकार बनाई थी। लेकिन हम सब जानते हैं कि 10 साल में माता को लूटा गया, बंगाल की अस्मिता पर आघात पहुंचा और जहां तक माटी का सवाल है उसकी भी इज्जत नहीं की गई। दरअसल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले सूबे में सियासी माहौल गर्मा चुका है और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं का आना जाना लगा हुआ है। बीजेपी ने इन चुनावों में 200 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य तय किया है। जानकारों का भी मानना है कि बंगाल चुनाव की ऐसी तैयारी देखकर ममता सरकार की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल का दौरा करने वाले हैं। पीएम मोदी का ये दौरा इस वजह से भी अहम माना जा रहा है क्योंकि अप्रैल मई में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले ही बीजेपी ने ममता बनर्जी के खिलाफ आक्रामक तेवर अपना रखे हैं। यहाँ पर टोलाबाजी, तुष्टीकरण और तानाशाही, ये तीनों विराजमान रही है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि परिवर्तन यात्रा के माध्यम से बंगाल की जनता को जगाएंगे, उनको बताएंगे और मुझे तो लगता है कि अब जगाने की जरूरत नहीं है, बंगाल की जनता जाग चुकी है। यह सामने हमको ये दृश्य दिख रहा है। को अपने दौरे के दौरान पीएम मोदी पश्चिम बंगाल के हल्दिया में 5,000 करोड़ रुपए की 3 परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे।
इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी देश को एक एलपीजी इंपोर्ट टर्मिनल की सौगात भी देंगे। इस एलपीजी इंपोर्ट टर्मिनल को भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने बनाया है। इस प्रोजेक्ट की बदौलत पश्चिम बंगाल, उत्तर पूर्वी भारत और पूर्वी भारत की एलपीजी की मांग को पूरा किया जाएगा। इसके अलावा पीएम मोदी बंगाल को टोभी दुर्गापुर नेचुरल गैस पाइपलाइन सेक्शन की सौगात भी देंगे। ये प्रधानमंत्री की ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी अपने बंगाल दौरे के दौरान हल्दिया को एक फ्लाईओवर की सौगात भी देने वाले हैं। इस फ्लाईओवर की बदौलत लोगों को कोला घाट से हल्दिया डॉक तक ट्रैफिक जैम से निजात मिलेगी। दरअसल पश्चिम बंगाल की सियासी लड़ाई के लिए बीजेपी ने एक खास रणनीति बनाई हुई है। इस चुनावी रणनीति के तहत बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले और गृह मंत्री अमित शाह हर महीने बंगाल का दौरा करेंगे। इसके अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी हर महीने पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। पश्चिम बंगाल चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने 11 नेताओं की एक कोर टीम बनाई है। चुनावी तैयारी के तहत पश्चिम बंगाल को 5 जोन में बांटा गया है और हर जोन का प्रभार पार्टी के राष्ट्रीय सचिव के स्तर के नेता को सौंपा गया है। बीजेपी ने इस बार बंगाल में 200 प्लस सीट जीतने का नारा दिया है। इसके अलावा बीजेपी बंगाल के 78,000 पोलिंग बूथ पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की तैयारी कर चुकी है। टीएमसी एक्सपोज हो रही है। दीदी तो बहुत सादगी से रहती हैं, चप्पल पहनती हैं, छोटे से मकान में रहती हैं। दीदी ईमानदार दिखती हैं, अपने आप को ईमानदार बताती हैं, लेकिन दीदी के साथ पूरी टीएमसी भ्रष्टाचार में लिप्त है। बंगाल की जनता जानना चाहती है कि आखिर किस तरह से काले धन को सफ़ेद करके राजनीति करती है टीएमसी। ये बंगाल की जनता को पता लग गया है। पिछले 15 दिनों में ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूसरा बंगाल दौरा है। ऐसा माना जा रहा है कि उनके दौरे से टीएमसी में खलबली मची हुई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनाव के लिए बड़े ही आक्रामक तरीके से प्रचार करते हुए जिस तरह ममता बनर्जी पर निशाना साध रही है, उसे देखकर तो लगता है कि ममता बनर्जी शायद अपनी सरकार ना बचा पाए। पंजाब के जलंधर में किसानों के चक्का जाम के दौरान कुछ लोग खालिस्तानी आतंकी भिंडरावाले की तस्वीर वाले झंडे लहराते हुए दिखाई दिए। न्यूज़ 18 के अनुराग ढांडा की खबर है कि प्रदर्शन में शामिल कुछ लोग अपने हाथों में भिंडरावाले की तस्वीर वाले झंडे लिए हुए थे। इससे पहले भी 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा के दौरान भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें नजर आई थी, जिसके बाद बीजेपी ने पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह पर हमला बोला था। और जनरल सिंह भिंडरावाले की तस्वीर दिखा रहे हैं कि किसान आंदोलन में ये सब क्या हो रहा है। लुधियाना में जिस तरह की खबर आई, मैं उसको देखकर बहुत दुखी हूँ। क्या हो रहा है? चक्का जाम तो पूरी तरह असफल हो गया। पूरे देश ने इस चक्का जाम का चक्का जाम कर दिया। कहीं चक्का जाम नहीं हुआ, चक्का तो और तेजी से दौड़ा। लेकिन किसान आंदोलन के जो नेता हैं उनको समझना चाहिए, उनके कंधे पर बैठकर कुछ देश विरोधी ताकतें उनको कहीं का नहीं छोड़ने वाली। ये देश सब कुछ स्वीकार कर सकता है, लेकिन देश के खिलाफ साजिश स्वीकार नहीं कर सकता। किसानों के चक्का जाम में खालिस्तानी आतंकी भिंडरावाले की तस्वीर वाला झंडा लहराने पर बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने पंजाब सरकार पर हमला बोला। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि चक्का जाम में खालिस्तानी आतंकी भिंडरावाले की तस्वीर वाला झंडा क्या कर रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो गया है। किसान आंदोलन तो एक बहाना है, हमारा पवित्र लोकतंत्र इनका निशाना है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में हुए 2 बम धमाकों में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 लोग घायल हो गए। बताया गया कि धमाके वहां के सिख अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को निशाना बनाकर किए गए। जहां एक जगह पर हुए बम धमाके में सिख समुदाय के 2 लोगों की मौत हो गई। दोनों के शव बीच सड़क पर पड़े दिखाई दिए, जिन्हें पुलिस ने चारों ओर से घेर रखा था। घटना की जानकारी पर वहां सुरक्षा बल के जवान भी पहुंच गए और उन्होंने पूरे इलाके को सील कर दिया। वहीं दूसरा धमाका बाजार में खड़ी एक पुलिस की गाड़ी में हुआ, जिससे उसके परखच्चे उड़ गए। धमाके के बाद सुरक्षा बल के जवान गाड़ी के अंदर छानबीन करते नजर आए।
अभी किसी भी आतंकी संगठन ने इस घटना की जिम्मेदारी नहीं ली है। गुजरात में होने वाले निकाय चुनाव से पहले एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी सूरत पहुंचे और वहां उन्होंने फिर से एक बार खुद को राजनीति की लैला करार दिया। मैंने पहले भी कहा कि मैं भारत की राजनीति की लैला हूँ, सबको अपना अपनी बात रखने का इख्तियार है। मैं गुजरात नहीं लड़ा, इसके बावजूद भी यहाँ पर कांग्रेस हारती है, बीजेपी जीतती है। करीब 18 महीने बाद जम्मू कश्मीर के सभी जिलों में 4G इंटरनेट सेवा फिर से शुरू कर दी गई है, जिस पर इलाके के लोगों ने खुशी जाहिर की। इससे पहले सिर्फ उधमपुर और गांदरबल जिलों के लोगों को 4G की सेवा मिल रही थी, लेकिन अब पूरे राज्य में 4G की सेवा बहाल कर दी गई है, जिससे लोगों के चेहरों पर रौनक लौट आई। श्रीनगर से सामने आई एक तस्वीर में अपने घरों से बाहर खड़े कुछ लोग मोबाइल पर इस सेवा का फायदा लेते दिखे। राजौरी में तो लोगों की खुशियों का ठिकाना ही नहीं रहा। बच्चों का तो पूछिए ही मत। जैसे ही वहां 4G सेवा शुरू हुई, वो लोग मोबाइल और लैपटॉप पर जम गए। थैंक्स करना चाहेंगे गवर्नमेंट का कि उन्होंने 18 मंथ्स के बाद हमें वापस से 4G रिस्टोर किया है। सरकार की इस पहल से कारोबारी और छात्र भी काफी खुश नजर आए। अच्छी न्यूज़ है हमारे कश्मीर के लिए। जो प्रॉब्लम होती थी, हमें पढ़ने में दिक्कत होती थी, हमारे एग्जाम्स जो है ऑनलाइन होते थे तो हम दे नहीं पा रहे थे। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35 से हटने के बाद से ही 4G इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई थी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या के दौरे पर जाएंगे। योगी आदित्यनाथ करीब 10 बजे अयोध्या पहुंचेंगे और वहां वो रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगे। इसके बाद अयोध्या के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करेंगे। ये बैठक रामकथा संग्रहालय में होगी और करीब 4.5 घंटे अयोध्या में गुजारने के बाद योगी आदित्यनाथ वाराणसी के लिए रवाना हो जाएंगे। जम्मू में सुरक्षा बल के जवानों ने एक आतंकी को गिरफ्तार कर लिया है। इस आतंकी के पास से कुछ हथियार भी बरामद किए गए हैं। बताया गया कि इस आतंकी के जम्मू में घुसने की जानकारी सुरक्षा बल के जवानों को मिल गई थी, जिसके बाद सघन जांच अभियान चलाया गया और इस आतंकी को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके पास से एक पिस्टल और एक ग्रेनेड मिलने का दावा किया गया है। यह आतंकी लश्कर ए मुस्तफा का चीफ हिदायतुल्लाह मलिक बताया गया। हमने लश्कर ए मुस्तफा के जो अपने हिसाब से अपने आप को चीफ बता रहे हैं, जिसका नाम हिदायतुल्लाह मलिक है, उसको कैटेगराइज टेररिस्ट है, उसको हमने यहाँ पे अरेस्ट कर लिया हुआ। उसके पास से आर्म्स एंड एम्युनिशन की रिकवरी भी हुई है। फर्दर रिकवरीज बहुत सारी जगह पे हमने सर्च करना है, छापे डालने हैं और उसके बेसिस पे और फर्दर रिकवरीज होने का चांस है। आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के प्रमुख मोहम्मद हाफिज सईद, कश्मीरी व्यापारी जहूर अहमद शाह वटाली, अलगाववादी अल्ताफ अहमद शाह उर्फ फंटूश और यूएई नवल किशोर कपूर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग मामले में ईडी के आरोपों का संज्ञान लिया है, जिसके बाद इन सभी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। कोर्ट ने वटाली की कंपनी मेसर्स ट्रिसन फार्म्स एंड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को भी आरोपी बनाते हुए गैर जमानती वारंट जारी किया है। हाफिज सईद 26/11 मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड है। वो पाकिस्तान में खुलेआम घूमता है और अपनी जासूस एजेंसी ISI को चलाता है। वहीं वटाली, फंटूश और कपूर तिहाड़ जेल में बंद हैं। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में बर्फबारी का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। आसमान से गिरी सफेद आफत की वजह से वहां के कई रास्ते ठप हो गए, क्योंकि सड़क पर इतनी बर्फ जमा हो गई कि उस पर चलना हादसे को दावत देने जैसा हो गया। सबसे बुरा हाल तो शिमला का हुआ, जहां करीब 150 सड़कों और गलियों पर बर्फ ने डेरा जमा दिया। रास्ते में खड़ी गाड़ियां हो या फिर पेड़ पौधे, सब पर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई। हालांकि कुछ लोगों के लिए वहां ये मौसम रोमांच से भरा रहा, खासकर वो लोग जो कालका शिमला ट्रेन से इस नज़ारे को देखने के लिए पहुंचे, क्योंकि इस बर्फबारी में भी उनकी रफ्तार नहीं थमी, जबकि बाकी गाड़ियों के पहिए थम गए। इसमें बर्फ पड़ रही थी तो लोगों को उसमें इतना मजा आ रहा था। उसके ऊपर छत के ऊपर उनको बर्फ दिख रही थी। नॉर्मल में तो छत में बर्फ दिखती नहीं है। बताया गया कि इस बर्फबारी से प्रदेश की करीब 465 सड़कें बंद हो गई। इसके अलावा कुछ इलाकों में बिजली सप्लाई पर भी इसका असर पड़ा। श्रीनगर के नवगाम इलाके में आतंकियों ने CRPF जवानों पर फायरिंग की। इस फायरिंग में एक CRPF जवान के घायल होने की खबर है। हमले के तुरंत बाद पूरे इलाके को सुरक्षा बल के जवानों ने घेर लिया और आतंकियों की तलाश तेज कर दी। आपको बता दें कि
सीआरपीएफ जवानों पर फायरिंग की गई है। श्रीनगर के नवगाम इलाके में आतंकियों ने सीआरपीएफ के जवानों पर फायरिंग की और इस फायरिंग में सीआरपीएफ का एक जवान घायल होने की भी खबर है। हमले के तुरंत बाद पूरे इलाके को सुरक्षा बल के जवानों ने घेर लिया है और आतंकियों की तलाश तेज कर दी गई है। केरल के तिरुवनंतपुरम में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, जिन्हें काबू में करने के लिए पुलिस के पसीने छूट गए। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने बैकडोर से की गई नियुक्ति में धांधली का आरोप लगाया और इस मुद्दे पर न्यायिक जांच की मांग की। और इसके विरोध में यूथ कांग्रेस के कई कार्यकर्ता विधानसभा की ओर कूच कर गए, लेकिन पुलिस ने उन्हें बैरिकेड लगाकर आगे जाने से रोक दिया, जिसके बाद प्रदर्शन में शामिल कुछ लोग बैरिकेड को हटाने के लिए हंगामा करने लगे। उन्होंने पुलिस वालों के साथ धक्का मुक्की भी की, जिसके बाद हालात को काबू करने के लिए पुलिस वालों ने उन पर आंसू गैस के गोले दागे। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद वहां धुआं छा गया, लेकिन प्रदर्शनकारी टस से मस नहीं हुए और वो लोग एक बार फिर से डट गए। इससे पहले विधानसभा के गेट से उन्हें हटाने के लिए पानी की बौछार भी की गई, जिसका उन पर कोई असर नहीं हुआ। विधानसभा के बाहर काफी देर तक इसी तरह उनका हंगामा चलता रहा। हालांकि बाद में सभी लोगों को समझा बुझाकर वहां से हटा दिया गया। किसान संगठनों के बुलाए गए चक्का जाम से दिल्ली अछूती रही, जबकि पंजाब और हरियाणा में चक्का जाम बेअसर रहा। कृषि सुधारों के खिलाफ बुलाए गए इस चक्का जाम के बावजूद सड़कों पर गाड़ियां चलती रहीं। देश के दूसरे राज्यों में भी किसान संगठनों के बुलाए गए चक्का जाम का कोई असर नहीं देखा गया। किसानों का ये चक्का जाम 3 घंटों का था, लेकिन इस दौरान आम दिनों की तरह ही गाड़ियां चलती रहीं। इस चक्का जाम का कोई असर कहीं भी नहीं देखा गया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में घर में घुसकर 2 महिलाओं की हत्या कर दी गई। इस दौरे हत्याकांड से इलाके में सनसनी मच गई। मामला मसूरी थाना इलाके का है, जहां दिल दहला देने वाली वारदात में महिलाओं की हत्या कर दी गई, जबकि 3 बच्चों को हमला कर जख्मी कर दिया गया। तीनों बच्चों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस के मुताबिक 33 साल की डॉली और उनके यहां पर ट्यूशन पढ़ाने के लिए आई 17 साल की अंशु की जान जा चुकी है। पुलिस की जानकारी के हिसाब से इन दोनों की काफी बर्बरता से हत्या की गई। डॉली और अंशु पर सिलबट्टे और धारदार हथियार से वार किया गया। इस घटना में आसपास के लोगों ने एक शख्स का नाम लिया है, जिसकी तलाश अब की जा रही है। देखिए, घर में एक महिला है और एक यहाँ पर एक अध्यापिका पढ़ाने आती थी। ये 2 लोग हैं, इनकी हत्या हुई है। और ये जैसे कोई चाकू या इस तरह की चीज़, चाकू या मारने जिससे कि पत्थर टाइप की कोई चीज़ है, इसको देखने से लग रहा है इसको मारा गया है। और ये भी अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि एक कारपेंटर जो इनके पहले से आते थे, उनके बारे में एक प्राथमिक रूप से शंका है, जिस पे सभी सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं और बहुत जल्दी घटना का अनावरण किया जाएगा। गुजरात के आणंद में अंडरपास की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प हो गई। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने आरोप लगाया कि हाईवे बनने से उनके रास्ते बंद हो गए, जिसके खिलाफ उन लोगों ने हाईवे जैम कर दिया, लेकिन पुलिस वालों ने हाईवे से उन्हें हटाने के लिए लाठीचार्ज कर दिया, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। पुलिस की सख्ती से हाईवे पर जमा लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन जब कुछ लोग पुलिस वालों से ही भिड़ गए, सामने आई एक तस्वीर में एक आदमी डंडों की पिटाई से घायल होकर सड़क पर ही गिर गया। हालांकि पुलिस की कार्रवाई से कुछ ही देर में पूरा हाईवे खाली हो गया। इसके बाद हाईवे को जैम करने के लिए रखे गए पत्थरों को हटाने का काम शुरू कर दिया गया। वहीं एक दूसरी तस्वीर में पुलिस वालों की कुछ गाड़ियों के शीशे टूटे दिखे। बताया गया कि प्रदर्शनकारियों ने उन पर हमला किया था। मध्य प्रदेश के गुना में पुलिस के एक जवान ने अपने ही अधिकारियों के खिलाफ बगावत कर दी है। पुलिस के इस जवान का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो अपने अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगा रहा है। इतना ही नहीं, पुलिस के इस जवान का उस वक्त का वीडियो भी वायरल हो रहा है जब वो ड्यूटी छोड़कर जा रहा था। उसके हाथों में सर्विस राइफल है, जिससे वो लगातार फायरिंग करता नजर आया। पुलिस के मुताबिक वो राइफल लेके फरार हो गया है और अब उसकी तलाश की जा रही है। महोदय गुना द्वारा जांच के आदेशित किए गए हैं और वो किन परिस्थितियों में गायब हुआ और कैसे हथियार लेके गया, इन बिंदुओं पर जांच की जा रही है और जांच में जो निष्कर्ष आता है उसके आधार पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।